अब स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है एम्पियर्स सर्किटल लॉ का। पहले स्टेटमेंट सुन लो फिर हम लिखेंगे, है ना। तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड कहीं है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज पाथ बनाती है, मानते हैं क्या आप लोग? बताइए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज पाथ बनाती है, मानते हैं आप लोग? यस सर। यस सर। मानते हैं। आगे Yes, हम sir. नेक्स्ट चैप्टर्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज पाथ नहीं बनाती बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती है। थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, 9th 10th 11th में अगर पढ़ा हो तो 10th में पढ़ा होगा। अगर मैग्नेट के एन पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है तो वो घूमकर साउथ में पहुंचती है। outside the magnet magnetic field lines from n pole to s pole, but inside the magnet it is from south to north। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज पाथ बनाती है। तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में मैंने ये क्लोज पाथ दिखा दिया, किसी भी शेप का हो सकता है, और इस क्लोज पाथ को कोई करंट क्रॉस कर रहा है, ये वायर है, तो एक्चुअल में ये वायर है, और ये जो क्लोज पाथ है ये मैग्नेटिक फील्ड का है। ये आपको दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैंने इसको डॉटेड कर दिया। कैसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का पाथ है डॉटेड, और ये एक्चुअल में मेटल का कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर अगर स्ट्रेट है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है कैसी हो जाती है? एग्जैक्टली सर्कुलर। मानते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अबाउट कैसी होती है? एग्जैक्टली सर्कुलर। तो ये है वो सर्कल जो किसने बनाया है? किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने बनाया है, ठीक है। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ये होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, ई डॉट डी एस को मैं क्या कह रहा था? मैं ई डॉट डी एस को कह रहा था सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। अब अगर ये डॉटेड पाथ आपको क्लोज दिख रहा है तो मैं सर्कल अप्लाई कर देता हूँ इंटीग्रेशन पर। तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड टर्म है, इस टर्म को हम क्या कहते हैं? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वाई लाइन? बिकॉज पाथ है, सरफेस नहीं है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप, ओवर अ क्लोज पाथ। दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है? तो एम्पियर ने अपने एक्सपेरिमेंट से फाइनली एक लॉ रिलीज किया कि ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होता है? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक करंट क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज लूप। तो ये डॉटेड पाथ क्या है? क्लोज लूप है। अगर ये क्लोज लूप है तो 100% इसके अंदर एक एरिया बाउंड कर रहा है, ये डॉटेड एरिया है। इस एरिया को नीचे से आई करंट इन कर रहा है और ऊपर से क्रॉस कर रहा है, ये तो एक करंट है। अगर ये एक और वायर ले लें, लेट इसमें I2 करंट है, पहला I1 था, तीसरा I3 था, तो हमें एक बात स्टार्टिंग से पता है चैप्टर के कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ तीन कंडक्टर हैं, ए कंडक्टर, बी कंडक्टर, सी कंडक्टर, और इन कंडक्टर्स में करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसके अबाउट मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड कोई ना कोई क्लोज पाथ बनाता है। तो एम्पियर ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया था LHS क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ, और ये किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, mu naught times of algebraic sum of electric current passing through the area bounded by the closed path, कौन सा क्लोज पाथ? जिसके ऊपर ये लाइन इंटीग्रल है। तो पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे और उसको फिर और समझेंगे। स्टेटमेंट लिखिए, इट स्टेट्स दैट, आवाज आ रही है ना? हेलो, Yes, sir. ठीक है, स्टार्ट कीजिए। इट स्टेट्स दैट, या ऐसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ। देखिए, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो ये बात इंपॉर्टेंट है। द लाइन
integral of magnetic field over a closed path. The line integral of magnetic field over a closed path. Over a closed path. है ना? तो पाथ वर्ड जो आपने लिखा है उसके आगे ब्रैकेट में ऐसा लिख दे, इसलिए पहले मैंने आपको बताया था कि इस इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं। इस इंटीग्रेशन को कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ। इंटीग्रेशन पर एक छोटा सर्कल मैंने दिखाया, आधा हो गया ये, ठीक है। एलएचएस के बारे में हमने बताया, हो गया पाथ के बाद ये ब्रैकेट में इंटीग्रेशन। यस सर। है ना, पाथ के बाद में ब्रैकेट में ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो एक इंफॉर्मेशन आपको दी कि इसको बोलते क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट सबको पता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू भी हमने न्यूमेरिकल्स में कल यूज ली थी काफी बार। इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा भी लिख सकते हैं, टाइम्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक करंट, टोटल इलेक्ट्रिक करंट ब्रैकेट में समेशन आई, टोटल इलेक्ट्रिक करंट, टोटल इलेक्ट्रिक करंट समेशन आई पासिंग थ्रू द एरिया, passing through the area, passing through the area bounded by the closed path, bounded by the closed path, bounded by the closed path। सर एक बार प्लीज रिपीट करना वापस। बिल्कुल रिपीट करेंगे, फुल स्टॉप लगा दिया तो कंप्लीट आप सुन ले क्या किया था हमने। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ, ब्रैकेट में लिख दिया था, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू एरिया, पासिंग थ्रू the area bounded by the closed path is equal to mu naught times of total electric current passing through the area bounded by the closed path, full stop। that is करके एक एक्सप्रेशन लिखो, फिर इसको और आप समझेंगे। तो एक्सप्रेशन में LHS क्या होगा, LHS होगा लाइन integral of magnetic field over a closed path is equal to mu naught times into लगा देता हूँ of total electric current। total electric current के लिए हम समीशन I लिखते हैं, समीशन algebraic sum करता है of current। तो ये करंट कौन सा है, ये वो करंट है जो एक एरिया को क्रॉस करता है, और एरिया कौन सा होता है, जो क्लोज्ड पाथ अपने में इनक्लोज करता है। दैट इज करके ये एक्सप्रेशन, और इस पर स्टार लगाएं। अब हम इसको थोड़ा सा और समझते, एक डायग्राम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। वीडियो ठीक चल रहा है स्टूडेंट्स, बता दें वीडियो ठीक चल रहा है? हेलो, यस सर। Yes, sir. कुछ की आवाज आ जाती है यस, इसका मतलब वीडियो ठीक ही चल रहा है। यहाँ पर कैसे भी वायर ले सकता हूँ। Let this is I1, let this is I2, let this is I3. These are the metallic wires in which electric currents are flowing from down to top. Okay, और ये डॉटेड पाथ है, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, क्लोज्ड है। तो इस पर आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर सकते हैं,
यहाँ पर एक छोटा एलिमेंट वेक्टर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नीचे सिस्टम मैंने बनाया है, इस सिस्टम पर ये ऊपर वाला इक्वेशन एग्जिस्ट करता है। बी, जहां पर आप डीएल एज्यूम करते हैं, जहां पर आप एलिमेंट एज्यूम करते हैं, वहां पर होता है मैग्नेटिक फील्ड बी। डॉट प्रोडक्ट जब ओपन करते हैं तो सब जानते हैं डी डीएल कॉस थीटा आता है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वही लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन इस पर्टिकुलर डायग्राम में टेंजेंट के अलावा। एक डायग्राम आप अटैच कर देना, इसमें मेनली आपको क्या ध्यान देना है, ये जो सर्कुलर या पैराबोलिक या कैसा भी डॉटेड पाथ है, क्लोज्ड पाथ है, इंपॉर्टेंट बात क्लोज्ड पाथ है। इस क्लोज्ड पाथ में जो एरिया इनक्लोज किया हुआ है ना, ये मैंने शेड किया, आप नहीं करें तो ठीक रहेगा। तो ये जो एरिया इनक्लोज किया है, इस एरिया को 3 इलेक्ट्रिक करंट्स क्रॉस कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, I1, I2, I3, नीचे से ऊपर की तरफ, एक साइड से दूसरे साइड की तरफ क्रॉस करके जा रहे हैं 3 करंट्स। तो यहाँ पर ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जो समेशन आई है ना, वो आई डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। लिखना नहीं है, ऊपर वाला इक्वेशन जनरल इक्वेशन है, काफी जगह यूज लेंगे। बस अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है, अभी जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग समेशन आई क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये होता है टोटल इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज लूप। तो डॉटेड है क्लोज लूप, और इसने जो एरिया क्लोज किया है उस एरिया को ये 3 करंट क्रॉस कर रहे हैं। तो समेशन आई क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर और करंट होते तो समेशन आई और बढ़ जाता। एक और बात, हाँ, अगर कोई करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा हो, लेट ये I4 है, तो आप सोच सकते हैं समेशन आई क्या होगा, एनीवन माइनस एक माइनस और आ जाएगा, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा भी ठीक है, माइनस I4 आ जाएगा। करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका एल्जेब्रिक सम होता है। तो इस तरह से समेशन आई क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज्ड पाथ। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे, कर सकते हैं। डिफरेंट करंट कैरिंग सिस्टम से हम मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। चलिए, तो पहली बात एम्पियर सर्किटल लॉ हुआ। ओके, इसमें इन शॉर्ट इसको एम्पियर्स लॉ भी बोल देते हैं। सर्किटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहां क्लोज्ड पाथ होता है, लूप होता है, वहां सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इसलिए सर्किटल लॉ भी इसको बोल सकते हैं। चलिए, अब इसका एक एप्लीकेशन, वीडियो ब्लर हो गया? नो सर, नो सर, सही आ रहा है सर। परफेक्ट चल रहा है ना, मुझे भी इधर पता लग जाता है, बट मुझे देखना पड़ता है वहां पास जाकर स्क्रीन पर, तो आप मुझे बता देना कभी गड़बड़ हो जाए। तो एम्पियर सर्किटल लॉ सभी को आज बिल्कुल एक काम पक्का करना है, इसको लर्न करना है। जिस तरह से गॉस लॉ में मैंने आपको बताया था 2 पार्ट कर लेना, LHS RHS, इसमें भी कह रहा हूँ 2 पार्ट कर लें, LHS RHS। LHS क्या है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ। गॉस लॉ में क्लोज्ड सरफेस था, यहाँ क्लोज्ड पाथ है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज्ड पाथ। एक बात आप जानते हैं, चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो गॉस लॉ में होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है करंट। गॉस लॉ में चार्ज के ज्यादा होने पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होता है, इसका मतलब E ज्यादा होता है। एम्पियर्स लॉ में अगर करंट ज्यादा है तो ये लाइन इंटीग्रल बड़ा होगा, और ये लाइन इंटीग्रल बड़ा होगा तो B बड़ा होगा, B का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था जो इंपॉर्टेंस फर्स्ट चैप्टर में गॉस लॉ का है, एग्जैक्टली वही इंपॉर्टेंस एम्पियर्स सर्किटल लॉ का है इस करंट चैप्टर में। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग हम लिखते हैं, चलिए एक नोट लिख लीजिए आप चाहे तो। नोट, एम्पियर्स लॉ plays same role in magnetism as Gauss law plays in electrostates. Ampere's law plays
same role in magnetism as Gauss law plays in electrostates. तो दो ब्रांच आप जानते हैं, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टेट्स. चलिए फर्स्ट एप्लीकेशन करते हैं हम. लिखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ये ठीक है, लिखिए ड्यू टू अ लॉन्ग straight current carrying conductor. Magnetic field due to a long straight current carrying conductor. लॉन्ग स्ट्रेट आ जाए मतलब बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट भी इसको ले सकते हैं. अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. अब आप कहेंगे ये तो हमको पता है, तो किस किस को फॉर्मूला पता है? B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D. देखो ये फॉर्मूला होता है, आपको याद आया होगा, फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर के लिए हमने फॉर्मूला डेराइव किया था बायो-सावर्ट्स लॉ यूज लेकर, और उस पर इनफाइनाइट की कंडीशन अप्लाई कर दी थी, तो ये रिजल्ट आ गया था, है ना. तो वो था बायो-सावर्ट्स लॉ के रिजल्ट पर कंडीशन अप्लाई करने पर रिजल्ट आया था ये. अब एम्पियर सर्किटल लॉ यूज लेकर सेम रिजल्ट वापस आएगा, और बहुत इजीली आएगा, बहुत कंफर्टेबली आएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो एनसीईआरटी वालों ने इस फॉर्मूले को एम्पियर सर्किटल लॉ से ही डिडक्ट किया है. तो अगर एग्जाम में आया तो आपको एम्पियर सर्किटल लॉ यूज लेकर ही इसको डिडक्ट करना होगा, ठीक है. बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया था फाइनाइट लेंथ के लिए, तो फाइनाइट लेंथ पर कंडीशन अप्लाई करने पर ये आ जाता है, ठीक है. अब ये ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट लेंथ का हो जाता है, इनफाइनाइट लेंथ या लॉन्ग स्ट्रेट वायर आ जाए तो, ठीक है. और डायग्राम में बना रहा हूँ एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें आई करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, डॉट डॉट कर देते हैं, इसका मतलब इसकी लेंथ फाइनाइट नहीं है, लॉन्ग है, इनफाइनाइट बोल सकते हैं इसको. हाँ, इस वायर पर एक पॉइंट है O, और O पॉइंट के अबाउट मैं एक सर्कुलर पाथ ले रहा हूँ, क्योंकि हमें ऑरेस्टेड ने भी काफी कुछ बताया था, है ना. स्ट्रेट वायर के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती है. तो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड का एक सर्कल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक सर्कल है, ठीक है. यहाँ पर चलिए थोड़ा सा इधर ले लेते हैं. यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, वायर से D डिस्टेंस पर है ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग है. और यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं हम DL, ठीक है. तो ये डॉटेड पाथ को हमने डॉटेड क्यों बनाया? ये डॉटेड पाथ है ना, तो डॉटेड बनाना क्यों पड़ा इसको? तो डॉटेड हम वहां बनाते हैं जहां एक्चुअल में कुछ नहीं हो, हमें दिखे नहीं. तो वायर एक्चुअल में है मेटल का वायर, बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है हमारी आई से हमें दिखाई नहीं देती. एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि सर्कुलर होती है, इसलिए हमने एक सर्कुलर पाथ बताया है. ये सर्कुलर पाथ किसका है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का है. किसके अबाउट? इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अबाउट है. और इस मैग्नेटिक फील्ड के पाथ पर छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है, ठीक है. ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये P. हेलो गाइस, आवाज आ रही है? ऑडियो आ रहा है ना? Yes. हेलो, बीच में मे भी म्यूट हो गया होगा. Yes, sir. डायग्राम हो गया? डायग्राम हो गया? Yes, sir. तो ये डॉटेड पाथ जो है
ये क्लोज्ड पाथ है, और कौन बनाता है ये डॉटेड पाथ? कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती क्यों है? क्योंकि स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, और करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। तो हमें स्ट्रेट कंडक्टर से परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पर, अब आप सोचेंगे परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, तो मुझे परपेंडिकुलर दिख रहा है ना? तो स्ट्रेट कंडक्टर के इधर उधर कहीं भी परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पर, तो सर्कल पर पी पॉइंट आप कहीं भी लें, उस पी पॉइंट को, है ना, उस पी पॉइंट को वायर से कनेक्ट करेंगे तो आपको 90 डिग्री एंगल मिलेगा। तो कौन कौन मानता है कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल होगा? Yes, मानते हैं sir. Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. सर्कल जो है उसके परपेंडिकुलरली वायर में करंट नीचे से ऊपर की तरफ। चलिए, तो डी डिस्टेंस सर आपका माइक म्यूट हो गया। स्टार्ट कर दें लिखना। कंसीडर अ स्ट्रेट, कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट, ये वर्ड ऐड कर देना। कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, current carrying conductor in which I current is flowing, in which I current is flowing as shown in figure, in which I current is flowing as shown in figure. As shown in figure. Done, guys? हो गया यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. सभी ने लिख लिया क्या? एक स्ट्रेट कंडक्टर है, बड़ा है, लेंथ बहुत ज्यादा है, उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो आगे लिखते हैं, लिखिए टू फाइंड मैग्नेटिक, आगे लिखिए टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at point P, at point P, at point P, ये जरूर लिखना, where perpendicular distance OP equal to D, to find magnetic field intensity at point P where perpendicular distance OP equal to D. लिख लिया ये, where perpendicular distance OP equal to D. We consider a circular path, we consider a circular path of radius D, we consider a circular path of radius D with center O, with center O, full stop, with center O, full stop. तो जब फर्स्ट चैप्टर में आप गॉस लॉ अप्लाई करके E फाइंड करते हैं तो आपको कोई गाउसियन क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करना होता है। एम्पियर्स लॉ अप्लाई करने के लिए आपको क्लोज्ड पाथ कंसीडर करना होता है। अब हमने कहा डी रेडियस का एक सर्कल है, सर्कल ऑटोमेटिकली क्लोज्ड पाथ होता है, और उस सर्कल का सेंटर कहां पर है? वायर पर ही है। O इज व्हाट? O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। चलिए फुल स्टॉप लगा दिया यहां तक, आगे लिखिए इफ B, capital B,
if B be the magnetic field intensity at point P, if B be the magnetic field intensity at point P, then according to Ampere's law, then according to Ampere's law, Ampere's सर्किटल लॉ को हम इन शॉर्ट Ampere's law बोलते हैं. Ampere's law, इंटीग्रेशन B dot dl. This is called line integral of magnetic field over a closed loop. Summation I. Equation 1. According to Ampere's law, लिख दें पूरा स्टेटमेंट Ampere's law का. तो इसका LHS हमें पता है क्या है. LHS को भी सॉल्व करेंगे, RHS को भी सॉल्व करेंगे और पता लगाएंगे P पॉइंट पर वो B क्या होगा, उस B का फॉर्मूला क्या होगा. एंड होने वाला ही है टॉपिक. इक्वेशन 1 लिख लिया सबने, बता देना. Yes, sir. Done. अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ सभी ने लिख लिया. Yes, कोई sir. पीछे रह जाए तो भी बता देना, ठीक है. और एम्पियर्स लॉ आपको लर्न करना है सभी को. चलिए इक्वेशन 1 के नीचे आप लिख सकते हैं LHS. LHS क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ. सर्कल एक क्लोज्ड पाथ होता है. इक्वल टू इंटीग्रेशन B dl cos थीटा. नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन B dl cos 0 डिग्री. cos 0 डिग्री होने का रीजन है B वेक्टर इज पैरेलल टू dl वेक्टर. इसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा मुझे. तो सर्कुलर पाथ पर मैग्नेटिक फील्ड आप सबको पता है, अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होती है. तो ये जो एरो दिख रहा है ना, ये टेंजेंट के अलोंग है. हम सब जानते हैं राइट हैंड रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हैं. कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो कर्व फिंगर्स बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. तो P पॉइंट पर टेंजेंट बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. एक बात. दूसरी बात, सर्कल पर छोटा सा एलिमेंट आपने ले लिया dl. तो सर्कल पर छोटा सा एलिमेंट dl वो भी किसके अलोंग होगा? टेंजेंट के अलोंग. आपको बता रखा है अगर किसी कर्व पाथ पर छोटा सा एलिमेंट ले तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है. स्ट्रेट होता है तो किसके अलोंग होता है? टेंजेंट के अलोंग होता है. तो dl का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कॉन्साइड कर रहा है, तो पैरेलल तो है ही, ठीक है. तो P पॉइंट पर dl स्ट्रेट है और P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रेट है टेंजेंट के अलोंग. दैट इज व्हाई एंगल विल बी 0 डिग्री. cos 0 1 होता है. एक और बात, इंटीग्रेशन का रूल हम जानते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी को हम आउट कर देते हैं. तो इसमें कांस्टेंट कौन है? cos 0 तो 1 हो जाएगा. ये लीजिए पहले मैं बंद कर देता हूँ. dl इंटू ये 1 cos 0. B के बारे में आप सोचिए. तो B आप सोचेंगे तो क्या पाएंगे कि सर्कुलर पाथ के हर पॉइंट पर B का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. रीजन, वायर कहां पर है? बीचों बीच, सेंटर से पास हो रहा है. और सर्कल के हर पॉइंट का वायर से डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, D होगा. इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस सर्कल के हर पॉइंट पर इक्वल रहेगा. अगर यहाँ 5 टेस्ला है तो हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? 5 टेस्ला ही रहेगा. अगर यहाँ 2 टेस्ला है तो हर पॉइंट पर 2 टेस्ला ही रहेगा. तो जो सेम रहता है, कांस्टेंट होता है, उसको हम इंटीग्रेशन से आउट कर देते हैं. cos 0 1 हो गया. dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? सबको पता है 2 pi d. L. हाँ, L होगा. और L क्या होगा? अभी अभी किसी ने कहा 2 pi d भी होगा, क्योंकि सर्कमफेरेंस है. सर्कल की रेडियस अगर d है तो 2 pi d होगा, ठीक है. तो इस एक्सप्रेशन के बाद एक स्टेप और नीचे लिख सकता हूं क्या? B L, और इस L को आपको लिखना पड़ेगा 2 pi d.
क्योंकि ये L है इस सर्कुलर पाथ की कंप्लीट लेंथ विच इज सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई d। तो इसके आगे यहां लिख रहा हूं इंटीग्रेशन b डॉट dl इक्वल टू b ब्रैकेट 2 पाई d, इक्वेशन नंबर 2। जिस तरह से फर्स्ट चैप्टर में गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, यूज लेते हैं, तो उसमें भी कभी कभी आपको क्लोज्ड सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन करना होता है, जैसे स्फीयर वगैरह में आपने किए थे, तो आपको एरिया मिलता है 4 पाई r स्क्वायर ऐसे। तो यहाँ पर लाइन इंटीग्रल है तो सरकमफेरेंस की लेंथ मिलेगी 2 पाई d। इक्वेशन 2 के बाद LHS की बात कर ली, हम वैल्यू पुट करेंगे। RHS की बात कर लेते, तो RHS में एक ही टर्म है जिसको आपको एक्सप्लेन करना है, समेशन आई। और ये टॉपिक इतना इजी है जिसमें समेशन आई 1 सेकंड में पता लग जाता है क्या होगा। बोला नहीं कोई? समेशन आई 1 सेकंड में पता लग जाता है क्या होगा। ओनली आई, वन एंड ओनली करंट विच थ्रेडिंग और क्रॉसिंग द एरिया, है ना, बाउंडेड बाय द क्लोज्ड पाथ विच इज आई। एक ही कंडक्टर है, एक ही करंट है। बोलिए सर, एक बार ये वापस बताना कि ये डीएल वेक्टर और ये बी वेक्टर पैरेलल कैसे हैं? बिल्कुल बता देना। फ्रॉम फिगर आप ये लिख लें समेशन आई इक्वल टू आई, इक्वेशन 3। एक लाइन और लिख देना फ्रॉम फिगर समेशन आई इक्वल टू आई, दैट्स इट। हाँ, ये वाली बात आप पूछ रहे हैं ना, इक्वेशन 3। सर माइक म्यूट हो गया। इक्वेशन 3 हो गया? यस सर। इक्वेशन 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है ना। तो पूछ रहे हैं बी वेक्टर डीएल वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री क्यों है ना। जब कोई दो वेक्टर कॉन्साइड करते हैं, है ना, तो पैरेलल का स्पेशल केस है, कॉन्साइड कर रहे हैं तो पैरेलल तो है ही, दो लाइन पैरेलल है, ठीक है। अगर ये दो वेक्टर कॉन्साइड कर दें तो पैरेलल तो है ही, ठीक है। यहाँ पर L क्या है? सर्कमफेरेंस का छोटा सा पोर्शन है। तो आप सोच सकते हैं ये L किसके अलोंग होगा? L नहीं है, DL। तो DL क्या है? सर्कमफेरेंस का छोटा सा पोर्शन है। तो DL लेंथ किसके अलोंग होगी? तो मुझे लगता है ये DL लेंथ टेंजेंट के अलोंग होगी, छोटी सी लेंथ है। आप बताइए पहले इतनी सी बात, किसी भी सर्कल पर छोटा सा लेंथ एलिमेंट किसके अलोंग होता है? उस पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग होता है। तो DL की जो छोटी सी लेंथ है वो किसके अलोंग होगी? वो P पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग मानी जाएगी, छोटी सी लेंथ है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज टेंजेंट के अलोंग होती है। हम जानते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन बता देते हैं। अगर इस करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती तो मैं राइट हैंड के थंब को नीचे करता और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर बताता। तो जो एरो मैंने उधर बताया है वो उधर नहीं होकर 180 डिग्री घूम जाता, ठीक है। तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन बी वेक्टर के अलोंग ली जाती है। एक बात आपको बता दूं, दो ऑप्शन हो सकते हैं। डीएल क्या है? टेंजेंट के अलोंग है। अब डीएल की डायरेक्शन आप इधर भी ले सकते हैं, डीएल की डायरेक्शन उधर भी ले सकते हैं, बट कन्वेंशन है कि अगर डीएल बी एक ही लाइन पर है तो डीएल की डायरेक्शन ऑलवेज कहाँ ली जाती है? इसके अलोंग ली जाती है। इसके अलोंग? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। मैग्नेटिक फील्ड लिखा होगा, आई थिंक आपने बी लिखा होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ली जाती है। तो एक बात ही आपको ध्यान रखनी थी कि किसी भी सर्कमफेरेंस के छोटे से पोर्शन की लेंथ जो होती है वो टेंजेंट को कोइंसाइड करती है। तो डीएल लेंथ टेंजेंट को कोइंसाइड करेगी, एक बात। दूसरी बात, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट के अलोंग है, तो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, डीएल वेक्टर बी वेक्टर कोइंसाइड कर रहे हैं, एंगल 0 डिग्री होना ही है, ठीक है। और डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट भी यूज ले सकता हूं मैं, अभी तो नहीं है, टेंजेंट दिखाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी यूज ले सकते हैं, 3D में आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो पहले तो इसको एंड कर दें। आपको इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करनी है 2 से भी 3 से भी, और बताइए
वही रिजल्ट आ रहा है क्या जो आना चाहिए? वही रिजल्ट आ रहा है क्या जो आना चाहिए? By using equation 2 and 3, in equation 1 we get ब्रैकेट में 2 पाई डी है, उससे पहले है b, ये है LHS। RHS में म्यू नॉट ऐसा का ऐसा इनटू समेशन आई के प्लेस पर ओनली आई, तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो अगर एग्जाम में इस फॉर्मूले को डिडक्ट करने के लिए कहेंगे तो आपको एम्पियर्स लॉ यूज लेकर ही डिडक्ट करने के लिए कहेंगे, या 4 मार्क का क्वेश्चन भी बना सकते हैं। स्टेट एम्पियर्स सर्किटल लॉ एंड बाय यूजिंग दिस लॉ derive the expression of magnetic field due to a long straight parallel conductor। तो आज जो हमने पढ़ा है वो पूरा काम करना पड़ेगा, ठीक है। और फॉर्मूला देखो भाई, शक्ल मिल रही है ना इसकी उससे, जब हमने फाइनाइट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड डेराइव किया था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। बार बार लिखता रहता हूं ताकि आपको याद हो जाए, काफी बच्चों को याद हो गया होगा। डेराइव किया था ये फाइनाइट लेंथ के लिए, फाइनाइट लेंथ के लिए। इनफाइनाइट लेंथ में फाई 1 फाई 2 90 डिग्री हो जाते हैं, तो इसमें आता है ब्रैकेट के अंदर 1+1, तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए हो जाता है, मतलब लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए फॉर्मूला फॉर्मुलेट हो जाता है। हो जाएगा रेडी? Yes. है ना। और एग्जाम में आपको सब कुछ फटाफट याद आना चाहिए कि हमें एम्पियर्स लॉ यूज लेना है और LHS क्या होता है, RHS क्या होता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं, अगर टाइम है तो चेक कर लेता हूं मैं। यस 5 मिनट्स हैं। तो कल हम जो टॉपिक करेंगे, बड़ा टॉपिक, उसकी डेफिनेशन मैं आज लिखवा रहा हूँ, और वो है सोलेनॉइड। तो एम्पियर सर्किटल लॉ यूज लेकर हम बहुत अच्छे अच्छे करंट कैरिंग सिस्टम के मैग्नेटिक फील्ड्स पता कर सकते हैं, है ना। तो सोलेनॉइड, कुछ बच्चों ने शायद नाम सुना होगा, कुछ पहली बार सुन रहे होंगे। सोलेनॉइड, तो जो मैग्नेटिक ट्रेन्स होती है, आपने सुना होगा मैग्नेटिक ब्रेक्स भी होते हैं, तो मैग्नेटिक ट्रेन्स में मैग्नेटिक ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए जो मेटल के व्हील्स होते हैं, मेटल के व्हील्स के वहां सोलेनॉइड्स अप्लाई किए जाते हैं। सिलेंड्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे ही उसमें करंट फ्लो करते हैं इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड आता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड व्हील के मोशन पर ब्रेक लगाता है, और सभी व्हील्स पर ऐसा होता है। 5th चैप्टर में आपको डिटेल में बताएंगे किस तरह से सॉलिनॉइड मैग्नेटिक ब्रेक्स अप्लाई करता है। तो आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड मैनर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की डिवाइस है सॉलिनॉइड। और होती क्या है इसको आप समझ लें। यस गाइस, हेडिंग लिख दिया सॉलिनॉइड। Yes, sir. Yes. सॉलिनॉइड है। अब सॉलिनॉइड होता क्या है पहले समझ लो, फिर जस्ट डेफिनेशन लिखेंगे। तो एक इंसुलेटर मटेरियल की सिलेंड्रिकल ट्यूब, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, कंडक्टर मटेरियल की नहीं है, रबर है ना, वुड, प्लास्टिक, तो रबर का मान सकते हैं या माइका, बहुत सारे इंसुलेटर मटेरियल्स होते हैं, उसकी एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ठीक है। इस सिलेंड्रिकल ट्यूब पर कॉपर के वायर को इस तरह से हेलिकल शेप में वुंड कर दिया, ठीक है, हेलिकल शेप में इस तरह से वुंड कर दिया। ये पीछे वाला है डॉटेड, फिर ये आगे, ये पीछे वाला वायर है, फिर ये आगे। तो आप 3D में सोचें, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, रबर की है, इंसुलेटर होता है रबर, और उस पर कॉपर के वायर को इस तरह से वुंड किया हुआ है, लपेटा हुआ है, हेलिकल शेप में वुंड किया हुआ है, लपेटा हुआ है। डॉटेड जो टर्न है वो पीछे से आ रहा है, ये पीछे से आ रहा है, और ये इधर से। और इस करंट केयरिंग हेलिकल या इस हेलिकल शेप को आप देखें, अगर इसमें करंट फ्लो करे तो जितने भी टर्न है, टर्न ही बोलूंगा, उसमें करंट आगे से तो ऊपर जा रहा है और पीछे से डाउनवर्ड होगा, पीछे डाउनवर्ड होगा डॉटेड लाइन। तब इस सिलेंडर के अंदर, इस ट्यूब के अंदर इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है बी, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कल पता करेंगे कि किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। और सोलेनॉइड क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है, तो क्या होता है सोलेनॉइड, व्हेन ऑन अ insulated या when on a cylindrical tube,
a copper wire wounded in helical form, in helical shape, then the device which formed is called solenoid. तो definition आप लिख लें, when on a, एक definition आप लिख लें, when on a cylindrical, when on a cylindrical insulator tube, when on a cylindrical insulator tube, a copper wire, when on a cylindrical insulator tube, a copper wire is wounded, 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 सेम वर्ड यूज आता है जो आप वुंड्स जानते हैं, is wounded in helical shape, जैसे स्प्रिंग होती है, in helical shape, then the device so formed, then the device so forms called solenoid, then the device so forms called solenoid. इस तरह से हमने बना दिया. अब जो डिवाइस बनी है उसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड. आप चाहें तो डायग्राम अभी बना सकते हैं सोलेनॉइड. इसमें करंट फ्लो चलिए कर दिया. अब क्या करें, जब करंट फ्लो दिखा दिया तो आपको मैग्नेटिक फील्ड भी बताना पड़ेगा. कल बात करेंगे एरो मैंने लेफ्ट साइड से आउटवर्ड और राइट साइड से इनवर्ड क्यों दिखाए, कल हम इसकी डायरेक्शन की डिटेल में बात करेंगे. तो सोलेनॉइड क्या है? आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड मैनर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की एक डिवाइस है. करंट मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करता है. करंट जीरो कर देते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है. और ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह भी बिहेव करता है. बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बार मैग्नेट के एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, दूसरे एंड में एंटर करती है इस तरह से. ओके गाइस, तो सोलेनॉइड की डेफिनेशन लर्न करनी है, एम्पियर्स लॉ आपको लर्न करना है. तो आज हम इतना ही करेंगे. और एक इंफॉर्मेशन आपको, भाई फीस का आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई थी तो थोड़ी मेहरबानी करके उस पर ध्यान दें. किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वैसे बता दें, और नहीं है तो डिपॉजिट करें, इसको भी देखें. ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहाँ पर स्टॉप करते हैं. कल हम सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे. ये स्ट्रक्चर मुझे मोबाइल पर तो बढ़िया दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. डॉटेड पोर्शन पीछे वाला वाया है. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, गुड डे. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके.